नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया। बात करेंगे हम रीट पात्रता परीक्षा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और आरपीएससी द्वारा आयोजित 1st ग्रेड के जीके के पेपर के लिए महत्वपूर्ण रूप से राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा किताब को हम पढ़ने वाले हैं, जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में, इसके अलावा राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं जीके से संबंधित कक्षा 9 और कक्षा 10 की राजस्थान अध्ययन की किताबों से पूछे जाते हैं। तो हम कक्षा 9 की किताब की शुरुआत करेंगे। इस किताब को कंप्लीट रूप से पढ़ने वाले हैं, तो हमारे साथ आप बने रहेंगे। तो हम रोजाना छोटी छोटी क्लासों के माध्यम से कंप्लीट करने वाले हैं इस किताब के टॉपिक को। 9वीं क्लास की किताब कंप्लीट होने के बाद हम 10वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताब को कंप्लीट करेंगे। कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन किताब राजस्थान का स्वतंत्र आंदोलन एवं शौर्य परंपरा, अध्याय 1 1857 की क्रांति में नसीराबाद में क्रांति, नीमच में क्रांति, एरनपुरा आहुआ की क्रांति, मेवाड़ में क्रांति की गूंज, कोटा में क्रांति, अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज, सलूम्बर एवं कोठारिया का योगदान, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति की असफलता के परिणाम, इन सब टॉपिक को हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास में। अध्याय 1 1857 की क्रांति। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात देश में उत्पन्न अराजकता से राजस्थान भी अछूता नहीं रहा। यानी मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी, तो राजस्थान के अंदर भी अराजकता धीरे धीरे फैलने लगी। औरंगजेब की मृत्यु से उत्पन्न शक्ति रिक्तता को एक बार की तो मराठों ने भर दिया। औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन फिर भी राजस्थान के अंदर मराठों ने अपना प्रभाव जमाया हुआ था। तो मराठों ने दक्षिण में प्रभुत्व स्थापित करने के पश्चात मालवा, जो मध्य प्रदेश में, गुजरात में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था। अतः अब उनके निकट राजस्थान में प्रवेश करना सहज हो गया था, क्योंकि राजस्थान के अंदर इनका प्रवेश सहज होने का कारण ये था कि मालवा तक मराठा का प्रवेश हो चुका था, गुजरात तक हो चुका था, तो राजस्थान में भी ये कभी भी प्रवेश कर सकते थे। मई 1711 ईस्वी में प्रथम बार मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी स्थान से धन एकत्र किया था। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट प्रश्न, कि मराठों ने प्रथम बार 1711 ईस्वी में मराठों ने मंदसौर के निकट मेवाड़ी नामक स्थान से धन एकत्रित किया था। इस घटना से चिंतित उदयपुर के महाराणा संग्राम सिंह ने पहले जयपुर के शासक जय सिंह और बाद में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से मराठा समस्या के बारे में विचार विमर्श किया, क्योंकि मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह समझ चुके थे कि आने वाले समय में मराठा मेवाड़ और राजस्थान से भी धन वसूल करेंगे। तो उन्होंने जयपुर के शासक जय सिंह थे उस समय, और मुगल शासक कौन थे? मोहम्मद शाह। तो इनसे विचार विमर्श किया मराठों से निपटने के लिए। 1724 ईस्वी के बाद राजस्थान में मराठा आक्रमण तेजी आई। तो मराठा आक्रमण 1724 के बाद बढ़ने लगे राजस्थान में। इसी बीच अप्रैल 1734 ईस्वी में बूंदी के पदच्युत शासक बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर दलेल सिंह को गद्दी से हटा दिया। अप्रैल 1734 में बूंदी में पदच्युत शासक हो चुके थे बुद्ध सिंह ने मराठा सहायता प्राप्त कर ली, और दलेल सिंह जो वहाँ के शासक थे उनको हटाकर वापस शासक कौन बन गए? वह शासक बन गए बुद्ध सिंह। तो मराठों का राजस्थान में प्रवेश कहाँ से हुआ? बूंदी से। राजस्थान के किसी शासक द्वारा आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित करने का यह प्रथम अवसर था। तो राजस्थान में पहली बार आमंत्रित बूंदी के अंदर किया गया था। किसको? मराठों को। बाद में राजस्थान मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता गया, और धीरे धीरे राजस्थान के अंदर पद प्राप्त करने के लिए मराठों का प्रवेश धीरे धीरे पूरे राजस्थान में बढ़ने लगा, और हस्तक्षेप भी मराठों का राजस्थान में बढ़ने लगा। 1735 ईस्वी में मालवा पर अधिकार करने के बाद मराठों को राजस्थान पर आक्रमण करने के लिए एक आसान मार्ग मिल गया, और 1735 आते आते एमपी यानी मध्य प्रदेश से राजस्थान प्रवेश का मौका मिल गया मराठों को। राजस्थान में मराठे कोटा, मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में घुसपैठ कर वहाँ से धन पाने के बाद कुछ समय तक संतुष्ट रहे, यानी कुछ समय तक चुपचाप रहे, लेकिन शीघ्र ही वे राजाओं को नहीं वरन सेठ साहूकारों को भी लूटने लगे। यानी मराठा राजा महाराजा को छोड़कर सेठ साहूकारों को लूटने लगे। उन्होंने राजस्थान के नरेश यानी राजाओं के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। मराठों ने राजाओं के आंतरिक मामलों में भी हस्तक्षेप प्रारंभ कर दिया। बूंदी, जोधपुर और जयपुर रियासतों में इनका प्रवेश इसी बहाने से हुआ था। तो शुरुआत इन्होंने कहाँ से की थी हस्तक्षेप में? बूंदी से, फिर जोधपुर में और फिर जयपुर में। नादिर शाह के आक्रमण के समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजस्थान के राजाओं को संगठित करने का प्रयास किया। तो जिस समय नादिर शाह जो विदेशी आक्रमणकारी था, भारत के अंदर आक्रमण किया था, उस समय भी मराठों ने हिंदू धर्म के नाम पर राजा महाराजों को एकत्रित यानी संगठित करने का प्रयास किया था। लेकिन मुगल दरबार में दलबंदी के कारण राजपूत शासक भी परस्पर लड़ने लगे। तो मुगल दरबार में
दलबंदी यानी मुगल दरबार में ऊंचा पद पाने के लिए राजा महाराजा आपस में लड़ने लगे। इस प्रकार केंद्र में उत्पन्न यानी केंद्र यानी दिल्ली के अंदर उत्पन्न शून्यता की पूर्ति के लिए मराठा राजस्थान में आने लगे। शाहू पेशवा बाजीराव को राजस्थान से शाहू जो मराठा शिवाजी के वंशज थे ने पेशवा बाजीराव को राजस्थान से चौथ और सरदेश मुखी प्राप्त करने का आदेश दिया। चौथ और सरदेश मुखी टैक्स होता था। 1732 ईस्वी में सवाई जय सिंह जो मालवा का सूबेदार था, सवाई जय सिंह जयपुर के शासक थे और मालवा के सूबेदार थे, उसे मराठों ने घेर लिया। जय सिंह ने पराजय स्वीकार कर ली और जय सिंह हार गए मराठों से और 28 परगने किसको देने पड़े? मराठों को। किसने दिए? जय सिंह ने। 1761 से 1791 के मध्य राजस्थान में राजपूत शासकों की कमजोर स्थिति के कारण विभिन्न राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व हो गया। तो पिछले इन 30 सालों के अंदर राजस्थान में मराठों को प्रवेश करने का मौका मिल गया। राजस्थान में बढ़ते मराठा हस्तक्षेप ने जय सिंह जो जयपुर के शासक थे अन्य राजपूत राजाओं की आंखें खोल दी कि जैसे जयपुर में प्रवेश किया मराठों ने, इससे पूरे राजस्थान धीरे धीरे मराठों का हस्तक्षेप बढ़ता जाएगा। मराठों से मुक्ति पाने के लिए धन का सहारा लिया गया। तो मराठों से मुक्ति पाने के लिए राजा महाराजा ने धन का सहारा लेने लगे, यानी धन मराठों को देने लगे। लेकिन फिर भी जब धन लेने के बाद भी मराठों ने मालवा खाली नहीं किया तो पुनः संगठित प्रयास किए जाने लगे, यानी पैसा भी ले लिया और मराठा ने मालवा के अंदर अधिकार भी जमा लिया। अब धन के बजाय शक्ति के प्रयोग से मराठा को राजस्थान से निकालने का निश्चय किया गया, यानी राजस्थान से निकालने का प्रयास शक्ति के बल पर, के धन से तो नहीं जा रहे हैं, अब इनको युद्ध के द्वारा हरा कर निकाला जाए। अतः जुलाई 1734 में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक मेवाड़ में हुरडा नामक स्थान पर एकत्रित हुए। हुरडा वर्तमान भीलवाड़ा जिले में पड़ता है और 17 जुलाई 1734 को एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए। तो याद रखोगे आप, हुरडा सम्मेलन कब हुआ था? 17 जुलाई 1734। तो आप ध्यान रखना 17 क्या है? 17 जुलाई, यानी 17 में भी 7 है, जुलाई में भी 7 है और 1700 यानी 1700 है और 34, तो 17 का डबल कितना होता है? 34। ध्यान याद रह जाएगा। 17 जुलाई 1734 में हुरडा सम्मेलन हुआ था, जिसके अनुसार राजस्थान के सभी शासकों ने विपत्ति के समय सहयोग देने का वादा किया। तो इस संधि पत्र पर राजस्थान के जितने भी शासक सम्मिलित हुए थे, जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर के शासक, इन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। वर्षा ऋतु यानी बारिश के मौसम के बाद मराठों के विरुद्ध कार्रवाई हेतु रामपुरा जो भीलवाड़ा में पड़ता है एकत्र होना तय हुआ था। लेकिन किसी राजा के शत्रु को अपने राज्य में आश्रय या शरण न देने की शपथ ली थी कि किसी भी राज्य को या किसी भी शत्रु को अपने राज्य में शरण नहीं देंगे। परंतु इस सम्मेलन के वांछित परिणाम नहीं निकले, यानी सम्मेलन पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया क्योंकि रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, राजा महाराजा आपस में लड़ रहे थे, इसलिए इस हुरडा सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकला और प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा। तो इस सम्मेलन में भी प्रतिभा संपन्न और क्रियाशील नेतृत्व का अभाव रहा, जिसकी वजह से परिणाम क्या रहा? परिणाम हुरडा सम्मेलन असफल रहा। रियासतों की स्वार्थ नीतियाँ रियासतों के अपने स्वार्थ की वजह से और कार्य संभवतः सम्मेलन की असफलता के लिए उत्तरदायी थे। तो सम्मेलन ये असफल हुआ किसके कारण? राजा महाराजा के स्वार्थ के कारण। 1735 में मुगल सम्राट राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठों को खदेड़ने का पुनः असफल प्रयास किया और 1735 आते आते मुगल सम्राट और राजपूत सेना दोनों ने सम्मिलित होकर मराठों को खदेड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। पेशवा अक्टूबर 1735 में उत्तर भारत की यात्रा पर निकला। जो पेशवा थे मराठा के, उत्तर भारत की यात्रा पर निकले और जगत सिंह का आतिथ्य स्वीकार किया। उपहार और चौथ का समझौता हुआ। जगत सिंह जिस समय मेवाड़ के शासक थे, उनका आतिथ्य स्वीकार किया और वहां से उपहार और चौथ यानी टैक्स लिया। फिर वह जयपुर आए। जय सिंह ने मराठा और मुगल सम्राटों में समझौता करवाना चाहा, परंतु वह असफल रहा। पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए, यानी राजा महाराजा अभी तक तो केवल मुगलों को टैक्स देते थे, लेकिन धीरे धीरे वह किसको? मराठों को भी कर देना पड़ा उन्होंने। तो पेशवा की यात्रा का परिणाम ये निकला कि मुगलों के साथ साथ राजपूत मराठों के भी करदाता बन गए, यानी राजपूत शासक थे अभी तक मुगलों को कर देते थे, लेकिन अब मराठों को भी कर देना पड़ा। 1738 ईस्वी में मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध किए ही दूरासराय की अपमानजनक संधि करनी पड़ी। 1738 में मुगल सम्राट निजाम जो मुगलों की तरफ से आया था मराठों से युद्ध करने, बिना युद्ध किए ही दूरासराय की अपमानजनक संधि उसको करनी पड़ी। तब दूरासराय की अपमानजनक संधि कब हुई थी? 1738 में। इसके अनुसार मराठों को मालवा की सूबेदारी और 50 लाख रुपए प्राप्त हुए। तो मराठों को मालवा की सूबेदारी मिल गई और 50 लाख रुपए मिल गए। 1742 में मराठों ने मारवाड़ में प्रविष्ट होकर सोजत जो पाली जिले में पड़ता है, रायपुर और जेतारण परगनों में चौथ वसूल करना आरंभ कर दिया। तो 1742 आते आते
मारवाड़ में प्रवेश कर लिया मराठों ने। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया। तो ध्यान रखें, तुंगा का युद्ध कब हुआ था? 1787 में राजपूतों और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की पराजय हुई। 1791 ईस्वी के बाद मराठा शक्ति क्षीण होने लगी, धीरे धीरे मराठों की शक्ति कम होने लगी। इस समय दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए थे। दक्षिण भारत में अंग्रेज आ चुके थे, जिसकी वजह से मराठों की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही थी और राजस्थान में घुसने का प्रयास कर रहे थे। राजस्थान के राज्यों में उत्तराधिकार के संघर्ष और सामंती प्रतिस्पर्धा के कारण उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर हो गई थी। यानी राजा महाराजा के आपस में संघर्ष के कारण उनकी स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। और 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा से सहयोग दिया। फलस्वरूप डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ आदि क्षेत्रों पर मेवाड़ के महाराणा का अधिकार हो गया। तो 1791 में अंबाजी इंगले ने मेवाड़ के महाराणा को सहयोग दिया। किसके लिए? उन्होंने डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ पर अधिकार कर लिया और मेवाड़ के महाराणा का इन पर अधिकार हो गया। परंतु रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य के कारण अंबाजी इंगले पूर्णतः सफलता नहीं पा सके और 1795 ईस्वी में मेवाड़ पर चुंडावतों का अधिकार हो गया। अतः उनका अन्य शासकीय समूह के साथ संघर्ष शुरू हो गया। 1802 ईस्वी में अमीर खां पिंडारी ने नाथद्वारा पर अधिकार कर लिया। भीम सिंह रियासती घरानों के आपसी वैमनस्य को नियंत्रित नहीं कर पाए, जो मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह। 1803 ईस्वी में मेवाड़ के शासक ने जयपुर नरेश के माध्यम से अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया। तो 1803 में मेवाड़ के शासक ने, बीच में कौन थे? जयपुर के नरेश। तो उनसे अंग्रेजों से संधि करने का प्रयास किया और प्रयास असफल रहा। और 1793 से 1813 ईस्वी के मध्य जोधपुर की अव्यवस्था का मुख्य कारण सामंती प्रतिस्पर्धा, संकीर्णता और उत्तराधिकार का संघर्ष था। दोनों ही पक्षों ने भाड़ेत सैनिकों को ऊंची धनराशि देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। यानी कुछ शासकों ने अंग्रेजों को अपने पक्ष लिया, कुछ शासकों ने मराठों ने। यानी भाड़ेत सैनिक इकट्ठे के परिणाम क्या हुआ? राज्य आर्थिक संकट से घिर गया। राजस्थान के शासकों ने मराठों के बढ़ते आतंक से मुक्ति पाने के लिए मराठों के शत्रु अंग्रेजों से मित्रता करने का प्रयास शुरू कर दिए। यानी मराठों से निपटने का एक ही उपाय था कि अंग्रेजों को अपना मित्र बनाना। सर्वप्रथम जयपुर के महाराजा पृथ्वी सिंह ने 1776 ईस्वी में अपने एक प्रतिनिधि को गवर्नर जनरल के पास भेजा, अंग्रेजों के पास भेजा, अंग्रेजों से मैत्री करने की इच्छा प्रकट की। जोधपुर राज्य ने भी ऐसा प्रयास किया पर वह सफल नहीं हुआ और 1803 ईस्वी में अपनी नीति में परिवर्तन कर अंग्रेज भी राजपूत राज्य से संधि करने के इच्छुक हो गए। धीरे धीरे आते आते 1803 ईस्वी तक अंग्रेजों ने भी राजपूतों से संधि करने की इच्छा जताई और नवंबर 1803 ईस्वी में अंग्रेज सेनापति लॉर्ड लेक ने 1803 में राजस्थान की उत्तरी सीमा पर स्थित लासवाड़ी के रण क्षेत्र में सिंधिया को निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। मराठों को अंग्रेजों ने परास्त कर दिया। मराठों की इस पराजय ने राजपूत शासकों के लिए मराठों की अधीनता से मुक्ति का स्वर्णावसर प्रदान कर दिया। यानी मराठों की हार ने अंग्रेजों के प्रवेश का द्वार खोल दिया। 1803 की संधि की शर्तों में तय किया गया कि दोनों एक दूसरे के प्रति मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखेंगे। यानी अंग्रेज और राजा महाराजा। कंपनी राज्यों से खिराज नहीं लेगी, खिराज यानी टैक्स नहीं लेगी और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। अंग्रेजों ने संधि पर हस्तक्षेप किया, ना तो खिराज लेंगे और न ही हस्तक्षेप करेंगे। इन राज्यों की सुरक्षा का दायित्व भी अंग्रेजों का होगा। अन्य राज्यों से विवाद कंपनी की सहायता से सुलझाए जाएंगे। यानी राजा महाराजा की अन्य राज्यों के साथ युद्ध भी होगा तो वो बीच में मध्यस्थ कौन रहेंगे? अंग्रेज इत्यादि। भरतपुर, अलवर, जयपुर, जोधपुर आदि ने इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। 1811 ईस्वी में सेटन के स्थान पर चार्ल्स मेटकाफ दिल्ली का रेजिडेंट बना और उसने गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो को सुझाव दिया कि मराठा अमीर खां पिंडारियों की विध्वंसकारी कार्रवाई को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। यानी मराठों की शक्ति को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश संरक्षण में राजपूत राज्यों का एक संघ बना लिया जाए। तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड हेस्टिंग सभी विरोधियों का दमन करके भारत में कंपनी को सर्वोच्च सत्ता स्थापित करना चाहता। यानी लॉर्ड हेस्टिंग भी यही चाहता था कि भारत के अंदर कंपनी की सर्वोच्चता स्थापित हो, किंतु तभी यह संभव था कि जब होलकर और सिंधिया को उनके राज्यों में सीमित कर दिया जाए। होलकर यानी मराठा और सिंधिया को उनके राज्य से बाहर नहीं निकलने दिया जाए, तभी यह संभव होगा। पिंडारियों की शक्ति का दमन किया जाता था, इसके लिए राजपूत राज्यों को संरक्षण देना अंग्रेजों के लिए अनिवार्य था और पिंडारियों की शक्ति समाप्त करने के लिए राजपूतों का सहयोग पाना जरूरी था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि राज्य सिंधिया, होलकर और पिंडारियों के प्रभाव क्षेत्र में थे। अतः अंग्रेजों ने 5 नवंबर 1817 ईस्वी को होलकर से नई संधि करके राजस्थान के राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। उधर मेटकाफ का निमंत्रण मिलते करौली, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, किशनगढ़, जयपुर, जैसलमेर आदि ने कंपनी संधि कर ली। सबसे अंत में 1823 ईस्वी में सिरोही राज्य से संधि की गई। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न कि राजस्थान में सबसे अंतिम में किस राज्य ने अंग्रेजों संधि की थी? तो सिरोही ने 1823 में। इस प्रकार 1817 ईस्वी से 1823 ईस्वी के दौरान राजस्थान पर यह स्थापित यह ब्रिटिश आधिपत्य 1947 में सत्ता प्राप्त तक अशून्य रहा। यानी 1817 से शुरुआत हो चुकी थी, 1947 तक अंग्रेजों का स्वामित्व रहा राजस्थान की देशी रियासतों पर।
राजस्थान में क्रांति के समय जो 1870 की क्रांति थी उसमें रियासती शासक कौन कौन थे? कोटा के शासक राम सिंह, जोधपुर के शासक तख्त सिंह, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह, उदयपुर के शासक स्वरूप सिंह, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय, सिरोही के शासक शिव सिंह, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह, बीकानेर के शासक सरदार सिंह, करौली के शासक मदन पाल, टोंक रियासत के शासक नवाब वजीरुद्दौला, बूंदी रियासत के शासक राम सिंह, अलवर रियासत के विनय सिंह, जैसलमेर रियासत शासक रणजीत सिंह, झालावाड़ रियासत शासक पृथ्वी सिंह, प्रतापगढ़ रियासत शासक दलपत सिंह, बांसवाड़ा रियासत शासक लक्ष्मण सिंह और डूंगरपुर रियासत शासक उदय सिंह थे उस समय। 19वीं सदी के आरंभ में 20 रियासतें थी। तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में कितनी रियासतें थी? 20। इनमें से 17 राजपूत, 2 जाट और 1 मुस्लिम शासक द्वारा शासित थी। इन राज्यों के साथ संधि की गई। कुछ में सामान्य शर्तें थी तो कुछ में विशिष्ट जो उस राज्य से संबंधित थी। संधि की सामान्य शर्तें इस प्रकार थी। अंग्रेजों के साथ संधि की शर्तों में पहली शर्त थी, संधि द्वारा रियासती शासकों ने अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली। अंग्रेजों ने रियासती राजाओं का वंशानुगत राज्याधिकार स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने बाहरी आक्रमण से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करने और आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहायता का आश्वासन दिया। संधि करने वाले प्रत्येक राज्य में एक अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट रखना तय किया गया। साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया कि पॉलिटिकल एजेंट उसके राज्य कार्य में हस्तक्षेप भी नहीं करेगा। ब्रिटिश संरक्षण के बदले रियासती शासकों को अपनी विदेश नीति अंग्रेजों को सौंपनी पड़ी और अपने आपसी विवादों को अंग्रेजों के मध्यस्थ हेतु प्रस्तुत करने का वादा करना पड़ा। आवश्यकता पड़ने पर रियासती शासक अपने राज्य के समस्त सैनिक साधन अंग्रेजों के सुपुर्द कर देंगे। अंग्रेजों को वार्षिक खिराज देने संबंधी धारा सभी राज्यों की संधियों से अलग अलग थी, यानी हर राज्य से अलग अलग खिराज लिया जाता है, यानी टैक्स लिया जाता है। खिराज की धनराशि निर्धारित करने के लिए मराठों को दिए जाने वाले खिराज को आधार बनाया गया, यानी जितना खिराज मराठों को दिया जाता उससे अधिक अंग्रेज लेते थे। ब्रिटिश संरक्षण स्वीकार करने के फलस्वरूप राजस्थान की रियासती नरसों को सुरक्षा तो प्राप्त हुई, परंतु उन्हें अपनी सत्ता खोनी पड़ी। राजस्थान की रियासतों को ब्रिटिश संरक्षण तो प्राप्त हो चुका था, लेकिन रियासतों की और अपनी स्वतंत्रता थी वो समाप्त हो चुकी थी। उपयुक्त संधियों का राजस्थान के राज्यों पर बहुविध प्रभाव पड़ा, बहुत विध प्रभाव पड़ा। कंपनी सरकार को नियमित रूप से खिराज एंड टैक्स देने से राजस्थान के राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, क्योंकि लगातार मराठे तो एक बार टैक्स लेते थे लेकिन अंग्रेज अधिकारी बार बार टैक्स लेते थे। पॉलिटिकल एजेंट राज्य में व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर निरंतर हस्तक्षेप करने लगे। शासन कार्य और अधिकारों में कमी आई। राजा महाराजा के अधिकार कम हो गए, अंग्रेजों के अधिकार बढ़ने लगे। राजा शासन संबंधी कार्यों के प्रति उदासीन रहने लगे। ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट राज्य में तानाशाही बन गए, यानी मनमानी कार्य करने लगे। कंपनी द्वारा खिराज यानी टैक्स वसूल करने के अलावा समय समय पर कई खर्चे बलात् थोप दिए गए। राजा महाराजा पर विभिन्न खर्चे थोप दिए गए अंग्रेजों ने राज्य के आर्थिक साधनों पर भी अधिकार करने का प्रयास किया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील जो जयपुर में पड़ती है कि मेवाड़ अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अधिकार अंग्रेजों ने कर लिया। नमक उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र सांबर झील जो जयपुर में पड़ती है मेवाड़ के अफीम उत्पादन क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शांति व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर लगभग सभी राज्यों में अंग्रेजी सैनिक टुकड़ियां स्थापित कर दी गई, जिनका खर्च भी संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। भारी खिराज पर ब्याज यानी खिराज दिया जाता था और कोई राजा महाराजा खिराज नहीं दे पाता था तो उसको ब्याज भी देना पड़ता था। अन्य खर्चों के थोपे जाने के फलस्वरूप राज्यों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। राजा महाराजा की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगी थी, क्योंकि राजा महाराजा टैक्स देने में समर्थ नहीं थे। राजस्थान के शासकों ने मराठा आतंक से सुरक्षा तथा अपने सामंतों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अंग्रेजों के साथ 1818 ईस्वी की संधि की थी। संधि संपन्न होने के बाद राजपूत शासकों ने अंग्रेजों की सहायता से सामंतों का शक्ति कुचलने का प्रयास किया। कालांतर में अंग्रेज ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे सामंतों की स्थिति भी कमजोर हो गई। सामंतों की सैनिक सेवा के बदले अब उनसे नगद रुपया वसूल करने का निश्चय किया गया। जागीर क्षेत्र में सामंतों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे, यानी राजा महाराजा के समय अधिकार प्राप्त थे, जैसे जागीरों के निवासी अपने सामंत के आगे के बिना किसी दूसरे राज्य पर नहीं बच सकते थे। सामंत व्यापारियों से राहदारी और दाना पानी आदि शुल्क वसूल करके उसके बदले व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करते उनके इस विशेषाधिकार को भी समाप्त कर दिया अंग्रेजों ने। 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक जागीर का नेतृत्व सामंतों के पास था तथा समाज में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी चढ़ी, किंतु 19वीं सदी के अंत तक जागीर क्षेत्र में सामंतों के नेतृत्व में कमी आई। अब वे सामंत भी इतने प्रभावशाली नहीं रहे। जिस समय राजा महाराजा स्वतंत्र थे और प्रभावशाली थे, अब उनका प्रभाव भी अंग्रेजों के कारण कम होने लगा। अंग्रेजों ने डूंगरपुर के शासक जसवंत सिंह को गद्दी से हटाकर प्रतापगढ़ के शासक के पुत्र दलपत सिंह को वहां का शासक बना दिया। इससे वहां की जनता में ब्रिटिश सरकार के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई। इस प्रकार जब अंग्रेजों ने जयपुर की राजमाता भटियाणी को अधिकारच्युत करने का प्रयास किया तो वहां के लोगों ने क्रुद्ध होकर कप्तान ब्लैक की हत्या कर दी। तो कप्तान ब्लैक की हत्या कहाँ कर दी? जयपुर के अंदर। कोटा में अंग्रेजों ने तत्कालीन महाराव किशोर सिंह के विरुद्ध रियासत के फौजदार जालिम सिंह के दावों का समर्थन किया, जिससे कोटा के हाड़ा राजपूत अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार लेकर उठ खड़े हो गए।
अलवर और भरतपुर रियासतों में अंग्रेजों ने हस्तक्षेप कर वहां अवयस्क यानी कम उम्र के राजकुमारों को भी गद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि वहां के शासक अवयस्क होने की स्थिति में अंग्रेजों के राज्य के प्रशासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का अवसर मिल गया। जोधपुर के महाराजा मान सिंह भी ब्रिटिश सरकार के घोर विरोधी थे और उनके प्रयत्नों से अन्य रियासतों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष पनपने लगा। अब धीरे धीरे राजा महाराजा का असंतोष अंग्रेजों के विरुद्ध बढ़ने लगा। राजस्थान में क्रांति यानी 1857 क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कोटा के अंदर मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट थे। जोधपुर में मैकमोहन, भरतपुर में मॉरिसन, जयपुर के अंदर ईडन, उदयपुर के अंदर सावर्स और सिरोही के अंदर जेडी हॉल पॉलिटिकल एजेंट थे। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम बनता है, ध्यान रखिए आप। राजनीतिक आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात अंग्रेज सरकार ब्रिटिश भारत की भांति राजस्थान पर भी सांस्कृतिक विजय प्राप्त करने को उत्सुक रही। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए प्रचलित परंपरा और रीति रिवाजों कुरीतियों को समाप्त करने के विशेष कदम उठाए। कुरीतियों में कन्यावध यानी जिसमें अंग्रेज भारत के अंदर आए थे उसमें भारत के अंदर कन्यावध, दास प्रथा, सती प्रथा जैसी प्रथाएं चल रही थी, इनको समाप्त करने का अंग्रेजों ने विशेष कदम उठाया। इस दिशा में उठाए गए कदमों से जनता समझने लगे कि अंग्रेज राजस्थान के सामाजिक ढांचों को विघटित करना चाहते हैं। अंग्रेजों की सामाजिक और सामान्य जीवन में हस्तक्षेप करने की नीति ने जनता में असंतोष उत्पन्न कर दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1818 ईस्वी की संधि के बाद अंग्रेजों द्वारा राजस्थान के राज्य के प्रशासन में अवांछनीय हस्तक्षेप, आर्थिक संसाधनों पर आधिपत्य और अंग्रेजों द्वारा वसूल की जाने वाली वार्षिक खीराज यानी टैक्स की राशि, सामंतों के विशेषाधिकार पर कुठाराघात और सामंतों के अधिकार समाप्त कर दिया और राजस्थान के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप ने सर्वत्र असंतोष को जन्म दिया, यानी अंग्रेजों के विरुद्ध असंतोष को जन्म दे दिया। राजा, सामंत, साधारण जनता सभी अंग्रेज वर्गों से असंतुष्ट थे। ईसाई मत के प्रचारकों की संदिग्ध गतिविधियों के कारण अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र में यह विचार पनपने लगा कि अंग्रेज हिंदुओं का मतांतरण कर उन्हें जबरदस्ती ईसाई बनाने के लिए प्रयत्नशील है। तो अजमेर के आसपास यानी अजमेर मेरवाड़ा में हिंदुओं को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाते थे ईसाई, इस प्रकार के प्रयत्न करने लगे। इससे उनमें ब्रिटिश सत्ता के प्रति तीव्र आक्रोश उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को पनपाने में राजस्थान के कवियों एवं साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, क्योंकि राजस्थान के कवियों ने और साहित्यकार ने वीर रस से परिपूर्ण ऐसी कविताओं को लिखा जिससे साधारण जनता में अंग्रेजों के प्रति असंतोष उत्पन्न होने लगा। साहित्यकारों ने निंदा की किसकी? जो ब्रिटिश सत्ता के भक्त थे, और उन शासकों की प्रशंसा की जो ब्रिटिश सरकार के विरोधी थे। ऐसे कवियों में कवि बांकीदास, राघोदास, सांदू, गांगजी तथा महाकवि सूर्यमल मिश्र आदि के नाम उल्लेखनीय। इससे स्पष्ट है कि भारत में क्रांति प्रारंभ होने से पूर्व ही देशी रियासतों में यानी राजा महाराजा में ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध तीव्र असंतोष व्याप्त था। सन 1857 क्रांति आरंभ होने के समय राजस्थान में अंग्रेज सैनिकों की 6 छावनियां थी। तो अंग्रेजों की राजस्थान कितनी सैनिक छावनियां थी? 6। नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, एरनपुरा और खेरवाड़ा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए आप। इन सब छावनियों में लगभग 5000 सैनिक थे, किंतु किसी भी छावनी में कोई अंग्रेज अधिकारी सैनिक नहीं था। केवल 30 अंग्रेज अधिकारी थे, बाकी सब 5000 सैनिक जो थे वो भारतीय थे। मेरठ में क्रांति होने की सूचना जैसे ही राजस्थान के एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल को प्राप्त हुई, उसने देशी रियासतों के शासकों को आवश्यक निर्देश भेजे कि क्रांतिकारियों को अपने राज्य में घुसने दे और जो भी ब्रिटिश सत्ता का विरोध करे उसका कठोरतापूर्वक दमन करे। राजस्थान जीके की क्लासों की सीरीज में कक्षा 9 की राजस्थान अध्ययन हम पढ़ रहे हैं। अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल महत्वपूर्ण क्लासें और राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास। आज हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति में नसीराबाद में क्रांति। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद से हुआ। तो राजस्थान में सर्वप्रथम क्रांति के सूत्रपात यानी शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से। उस समय नसीराबाद में 15वीं और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी तथा पहली बम्बई लासर्स के सैनिक विद्यमान थे। तो ध्यान रखिए आप, 1857 क्रांति के समय नसीराबाद में कौन कौन सी नेटिव इन्फेंट्री थी? तो 15वीं और 30वीं। इसके अलावा बम्बई लांसर्स के सैनिक भी थे। मेरठ की सूचना से 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि यह सारी कार्रवाई भारतीय सैनिकों को कुचलने के लिए की गई है तथा तोपें भी उसके विरुद्ध प्रयोग करने के लिए तैयार की गई, अतः उनमें विद्रोह की भावना जागृत हो गई। यानी भारत के अंदर मेरठ में क्रांति हो चुकी थी, तो मेरठ की क्रांति के विद्रोह को दबाने के लिए 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने सोचा कि ये सारी कार्रवाई जो हुई है यानी 1857 की क्रांति को दबाने के लिए हुई है, तो यानी उनमें भी सैनिकों के विद्रोह को कुचलने के लिए विद्रोह की भावना जागृत हो गई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की एक टुकड़ी काफ़ी समय से अजमेर में शास्त्रागार की रक्षा कर रही थी। यानी ये पहले कहाँ थी? ये पहले अजमेर में थी, लेकिन किसी कारण से इसको वहाँ से हटाकर संदेह हो गया अंग्रेजों को। संदेह के कारण उन्होंने उससे वहाँ से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। तो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को कहाँ भेज दिया? नसीराबाद। इससे सैनिकों के मन में धारणा बन गई कि उन पर अविश्वास किया जा रहा है।
क्योंकि पहले जो अजमेर में थे उनको हटाकर कहाँ भेजा गया, नसीराबाद। 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों को लगा कि उनके साथ अविश्वास किया जा रहा है, अतः वे ब्रिटिश अधिकारियों से नाराज हो गए। उन दिनों बाजारों और छावनियों में बंगाल, दिल्ली के संदेशवाहक साधु और फकीरों के वेश में राजस्थान आए। उन्होंने चरबे वाले कारतूस के विरुद्ध प्रचार प्रसार कर विद्रोह का संदेश प्रचारित किया। यानी बाजार के अंदर, छावनियों में बंगाल और दिल्ली से संदेशवाहक जो आते थे वो साधु के वेश में आते थे, क्योंकि साधारण वेश में आने का कारण था कि अंग्रेज अधिकारी कोई भी उनको पहचान नहीं सकते थे, इसलिए वो साधु वेश, फकीरों के वेश में आते थे और जो चर्बी वाले कारतूस है उनकी घटना का प्रचार प्रसार करते थे। भारतीय सैनिकों ने सोचा कि अंग्रेज उन्हें धोखे से ईसाई बनाना चाहते थे, यानी भारतीयों को लगा कि अंग्रेज जो हिंदू है उनको ईसाई बनाना चाहते थे। इस धार्मिक भावना के कारण भी सैनिकों में उत्तेजना फैली। भारतीय सैनिकों पर नियंत्रण रखने के लिए बाहर से यूरोपियन सेना और कुछ तोपें मंगवाई गई। यानी भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी और यूरोपियन की संख्या कम थी, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने यूरोप से और सेना मंगाई और तोपें मंगाई। इस तथ्य को गुप्त रखा गया कि ये तथ्य छुपाया गया। बाद में जब ये बात प्रकट हो गई तो सेना में उत्तेजना फैल गई। इन्हीं कारणों से 28 मई 1857 ईस्वी को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने तोपखाने पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखिए आपके नसीराबाद में क्रांति कब हुई, 28 मई 1857 ईस्वी को, और 15वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री ने सैनिकों के तोपखाने पर अधिकार कर लिया। सारी छावनी में भगदड़ मच गई, यानी नसीराबाद छावनी में भगदड़ मच गई। सैनिकों ने शस्त्रागार लूट लिया। अंग्रेज सैनिक अधिकारियों मेजर स्पॉटविड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई। तो ध्यान रखिए आपकी 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को हुई थी। नसीराबाद में कौन से अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हो गई थी, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबेरी की हत्या कर दी गई थी। लेफ्टिनेंट लॉक यानी कर्नल लॉक और कप्तान हार्डी घायल हो गए थे। अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर ब्यावर में शरण ली। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज अधिकारियों ने नसीराबाद से भागकर कहाँ शरण ली थी, तो ब्यावर के अंदर। चर्च और अधिकारियों के बंगले में आग लगा दी गई। चर्च जो ईसाइयों का पवित्र स्थल होता था उस पर आग लगा दी गई। अधिकारियों के बंगले में भी आग लगा दी। खजाने की तिजोरियां तोड़ दी गई और इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई। इन विद्रोही सैनिकों ने 4 ब्रिटिश अधिकारियों के अलावा रक्त की एक बूंद भी नहीं बहाई, यानी 4 अंग्रेज अधिकारी ही इसमें 2 मारे गए और 2 घायल हुए, इसके अलावा कोई भी इसमें घायल नहीं हुआ। छावनी को तहस नहस करने के बाद विप्लवी सैनिकों ने अविलंब दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो ध्यान रखिए 1857 की क्रांति नसीराबाद होने के बाद जो क्रांतिकारी थे वो कहाँ गए थे, तो दिल्ली गए थे। 18 जून 1857 को विप्लवी दिल्ली पहुंच गए और दिल्ली में डेरा डाले। अंग्रेज पलटन पर पीछे से आक्रमण किया जिससे अंग्रेज परास्त हुए। अब बात करते हैं नीमच में क्रांति। नसीराबाद की क्रांति की सूचना जब नीमच पहुंची तो 3 जून 1857 ईस्वी को नीमच के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। तो ध्यान रखें नीमच में क्रांति कब हुई थी, 3 जून 1857 को। क्रांतिकारियों ने छावनी को लूट लिया तथा उसमें आग लगा दी। नीमच छावनी को लूटने के बाद क्रांतिकारी नीमच से रवाना होकर सरकारी बंगलों को लूटते हुए उनमें आग लगाते हुए शाहपुरा पहुंचे। तो ध्यान रखिए आप, नीमच छावनी के बाद क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे थे, शाहपुरा। शाहपुरा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की। तो नीमच से क्रांति करने के बाद क्रांतिकारियों को भोजन की और ठहरने की व्यवस्था कहाँ की थी, शाहपुरा के शासक ने की थी। क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की सुविधा प्रदान की थी उन्हें। इसके पश्चात क्रांतिकारी कहाँ पहुँचे, निम्बाड़ा। वहाँ की जनता ने इनका बड़ा स्वागत किया। तत्पश्चात क्रांतिकारी यहाँ से देवली, टोंक, आगरा होते हुए दिल्ली पहुंचे। मार्ग में अनेक स्थानों पर जनता ने क्रांतिकारियों का स्वागत किया तथा क्रांतिकारियों की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि हो गई। धीरे धीरे क्रांतिकारियों का स्वागत होता गया और क्रांतिकारियों की संख्या बढ़ती गई। नीमच से क्रांतिकारियों के चले जाने के पश्चात एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस एंड जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के निर्देश पर कप्तान सावर्स उस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। तो ध्यान रखें, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे। तो कप्तान सावर्स ने कोटा, बूंदी, मेवाड़ की राज की फौजों की सहायता से 8 जून 1857 को पुनः नीमच पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखिए 1857 क्रांति के पश्चात नीमच पर पुनः अधिकार किसके नेतृत्व किया गया, सावर्स के नेतृत्व में। कब, 8 जून 1857 को। एरनपुरा और आहुआ की क्रांति। अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा उठाने और उनकी सत्ता को चुनौती देने का काम मारवाड़ यानी पश्चिमी राजस्थान के जागीरदारों ने भी किया। एरनपुरा में स्थित जोधपुर के सैनिक टुकड़ी को जब नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना मिली तो उसने भी 21 अगस्त 1857 ईस्वी को क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो ध्यान रखिए आप, नसीराबाद क्रांति की सूचना जब मिली मारवाड़ के अंदर तो एरनपुरा में भी 21 अगस्त 1857 को क्रांति हो गई। क्रांतिकारियों ने एरनपुरा स्टेशन को लूटा और मारवाड़ के रास्ते दिल्ली की ओर रवाना हो गए। जब क्रांतिकारी पाली पहुंचे तो आहुआ पाली जिले में स्थित एक गांव के ठाकुर कुशाल सिंह ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। आहुआ का ठाकुर
मारवाड़ का शक्तिशाली सामंत था। वह अंग्रेजों और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। यानी आहुआ का ठाकुर अंग्रेजों का और जोधपुर के महाराजा दोनों का विरोधी था। ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ मारवाड़ के अनेक सामंत अपनी सेना लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए आहुआ पहुँचे। तो मेवाड़ और मारवाड़ के जो शासक थे उनके सामंत सेना लेकर कुशाल सिंह की सहायता के लिए कहाँ पहुँचे? आहुआ। जोधपुर के महाराजा ने सिंघवी कुशल राज के नेतृत्व में एक फौज अंग्रेजों का दमन करने हेतु आहुआ भेजी और 8 सितंबर 1857 ईस्वी को आहुआ के ठाकुर और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय फौज को परास्त कर दिया। तो 8 सितंबर 1857 को आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना थी जिसने जोधपुर की सेना को पराजित कर दिया। इस संघर्ष में किलेदार अनार सिंह मारा गया। तो 8 सितंबर 1857 के युद्ध में जो किलेदार था जोधपुर का, वो अनार सिंह मारा गया तथा सिंघवी कुशल राज जान बचाकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ। जोधपुर फौज की तोपें और बहुत सारी युद्ध सामग्री क्रांतिकारियों के हाथ लगी। इस घटना के कुछ समय पश्चात ही एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल लॉरेंस एक सेना लेकर कहाँ पहुँचा? हुआ 18 सितंबर को लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस की पराजय का सामना करना पड़ा। तो 18 सितंबर को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना और क्रांतिकारियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ जिसमें लॉरेंस की पराजय हुई। लॉरेंस हार गया और ब्रिटिश फौज को परास्त करने के बाद क्रांतिकारी दिल्ली की ओर कूच गए। यानी जोधपुर से और आहुआ से होते हुए कहाँ पहुँच गए क्रांतिकारी? दिल्ली। 1857 के आहुआ के इसी किले पर लटकाया गया था अंग्रेजों का सिर। चित्र दे रखा है आपको किले का। 1857 क्रांति का चित्र और 1857 में आहुआ किले का चित्र दे रखा है आपको। जॉर्ज लॉरेंस आहुआ की पराजय को नहीं भूला। जो मारवाड़ का एजीजी था, एजेंट गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, आहुआ की पराजय को नहीं भूला। इसलिए आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह से बदला लेने के लिए उसने ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में एक विशाल सेना आहुआ की ओर भेजी और 20 जनवरी 1858 ईस्वी को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण कर दिया। दोनों सेनाओं के बीच भीषण संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के दौरान ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ के किले को छोड़कर सलूम्बर चला गया। तो ध्यान रखिए आप, 20 सितंबर 1858 को ब्रिगेडियर होम्स ने आहुआ पर आक्रमण किया। उस समय ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ को किले को छोड़कर कहाँ चले गए थे? सलूम्बर। और सलूम्बर उदयपुर जिले यानी मेवाड़ रियासत में आता था और वर्तमान में सलूम्बर एक नया जिला बन गया है। इसके जाते ही ब्रिटिश फौजों ने आहुआ किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों में बदले की भावना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने पूरे गांव को बुरी तरह लूटा और आहुआ के किले को बारूद से उड़ा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने आहुआ के मंदिर और मूर्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। वहाँ के निवासियों पर भीषण अत्याचार किए। मेवाड़ में क्रांति की गूंज। इस समय मेवाड़ की जनता में अंग्रेजों के विरुद्ध काफ़ी रोष था। मेवाड़ के अधिकांश सामंत ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे। नसीराबाद में हुई क्रांति की सूचना उदयपुर पहुंच चुकी थी। अतः मेवाड़ की फौजें भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए लगभग तैयार थे, किंतु मेवाड़ के महाराणा की सूझबूझ तथा अंग्रेज कप्तान सावर्स, यानी उस समय एजीजी मेवाड़ के मेजर सावर थे, कठोर रुख की स्थिति को बिगड़ने से संभाल लिया। और यानी इसी समय महाराणा व कंपनी की सरकार दोनों को ही मेवाड़ के सामंतों से भय था। इनको लग रहा था कि मेवाड़ के सामंत भी मारवाड़ के सामंतों की तरह क्रांतिकारियों के साथ न मिल जाए, इसलिए इनको डर था कंपनी को और मेवाड़ के महाराणा को। अतः दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए बाध्य थे। एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल के निर्देशन में मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह, तो 1857 क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? महाराणा स्वरूप सिंह। 27 मई 1857 को अपने सभी सामंतों को पत्र भेजकर कहा कि ब्रिटिश सैनिक कार्रवाई में सहयोग करे तथा पॉलिटिकल एजेंट कप्तान सावर्स के निर्देशों का पालन करे। यानी महाराणा स्वरूप सिंह ने अपने सभी सामंतों को पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि वो ब्रिटिश सैनिकों का सहयोग करे और मेजर सावर्स ने जो निर्देश दिए हैं पॉलिटिकल एजेंट ने, वो उनका पालन करें। दूसरी ओर कप्तान सावर्स ने विरोधी सामंतों को चेतावनी देते हुए कहा कि जो भी शांति भंग करने का प्रयत्न करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। और ये भी कहा मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने कि जो भी विरोध करेंगे, यानी अंग्रेजों का विरोध करेंगे, महाराणा का विरोध करेंगे और क्रांतिकारियों के साथ मिलकर शांति भंग करने का प्रयत्न करेंगे, उनको दंड दिया जाएगा कठोर। यहाँ तक कि सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने जब मेवाड़ के महाराणा के अधिकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि 8 दिन में उसके परंपरागत अधिकारों की मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो वह चित्तौड़ की गद्दी पर महाराणा के किसी प्रतिद्वंदी को बैठा देगा। मेवाड़ के अंदर जो शांति भंग करने का जो कार्य किया था सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने किया था। उन्होंने अपने अधिकार के लिए मेवाड़ के महाराणा को चुनौती दी थी। तब कप्तान सावर्स ने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी कि यदि उसने महाराणा के विरुद्ध किसी भी कार्रवाई में भाग लिया तो उसकी जागीर को अपदस्थ कर राजपुताना से निष्कासित कर दिया जाएगा। अंग्रेज अधिकारी मेजर सावर्स ने चेतावनी दे दी किसको? रावत केसरी सिंह को, जो सलूम्बर के थे, कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी और उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। कप्तान सावर्स की इस धमकी से रावत केसरी सिंह शांत हो गए।
कोटा में क्रांति। राजस्थान के राज्यों में हुई 1857 की क्रांति में कोटा का महत्वपूर्ण स्थान है। कोटा में विद्रोह का मुख्य कारण था यहाँ पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन ने कोटा महाराव को यह सलाह दी कि कुछ अफसर वफादार नहीं है। कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट मेजर बर्टन थे उन्होंने कोटा के महाराव को सलाह दी कि कोटा के कुछ अफसर वफादार नहीं है, उनका रवैया अंग्रेजों के विरोधी, यानी ऐसे जो अफसर थे उनको उचित दंड देने के लिए उनको पद से हटा दिया जाए। मेजर बर्टन ने जिन अफसरों को सौंपने की मांग की थी उनमें जयदयाल, रतनलाल, जियालाल आदि प्रमुख थे, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करते। मेजर बर्टन द्वारा महाराव को जो सलाह दी गई थी वह किसी प्रकार महाराव के फौज तथा फौज के अधिकारियों को प्रकट हो गई, यानी सूचना प्राप्त हो गई। फलस्वरूप फौज के सभी सिपाही क्रोध से पागल हो उठे और उन्होंने मेजर बर्टन से बदला लेने का निश्चय किया। तदनुसार 15 अक्टूबर 1857 ईस्वी को कोटा के सैनिकों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो कोटा में 1857 की क्रांति कब हुई थी? 15 अक्टूबर 1857 को। कोटा के सैनिकों ने क्रांतिकारियों के साथ रेजिडेंसी को घेर लिया तथा उसमें आग लगा दी। क्रांतिकारी ने मेजर बर्टन तथा उसके दोनों पुत्रों की हत्या कर दी, यानी कोटा का जो अधिकारी था मेजर बर्टन उसकी हत्या कर दी और उसके दोनों पुत्रों की भी हत्या कर दी। क्रांतिकारियों ने शहर में जुलूस निकाला और महाराव के महल को घेर लिया। महाराव अपने महल में एक प्रकार से कैद हो गए। फिर क्रांतिकारियों ने महाराव को, यानी कोटा के महाराव थे, उनको संधि पत्र प्रस्ताव करने के लिए विवश किया जिसमें 9 शर्तें थी। ध्यान रखिए आपके 1857 की क्रांति में कोटा के महाराव को संधि पत्र पर क्रांतिकारियों ने हस्ताक्षर करने के लिए विवश किया। उसमें कितनी शर्तें थी? 9। इनमें से एक शर्त यह थी कि मेजर बर्टन तथा उसके पुत्रों की हत्या स्वयं महाराव के आदेश से की गई है। महाराव को क्रांतिकारियों की इच्छानुसार व्यवहार करने के लिए तब तक विवश होना पड़ा जब तक करौली से सैनिक सहायता प्राप्त नहीं हो गई, और जब कोटा के अंदर करौली से सैनिक सहायता प्राप्त हुई तो कोटा का विद्रोह दबा दिया गया। क्रांतिकारियों का कोटा शहर पर लगभग 6 माह तक अधिकार रहा। उन्होंने सरकारी गोदामों, बंगलों, दुकानों, अस्त्र शस्त्र के भंडारों आदि को लूटा और उसमें आग लगा दी। उन्होंने जिले के विभिन्न कोषागारों को भी लूटा। ऐसा लगता है कि क्रांतिकारियों को कोटा रियासत के अधिकांश अधिकारियों का समर्थन और सहयोग प्राप्त हो गया था। क्रांतिकारियों ने शहर में लूट, मार और अत्याचार कर नगर के लोगों में भीषण आतंक पैदा कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक मेजर H.G. रॉबर्ट्स नसीराबाद से 5500 सैनिक लेकर 22 मार्च 1858 ईस्वी को चंबल के किनारे पहुंचा, यानी नसीराबाद से सैनिक मंगाए गए 5500। उसने तोपों से क्रांतिकारियों पर धुआंधार गोले बरसाए और उन्होंने कोटा से भागने पर विवश कर दिया। तब जाकर कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। क्रांतिकारी नेता तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक दंड दिए गए। जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। तो ध्यान रखिए कोटा के अंदर 1857 क्रांति में जयदयाल को गिरफ्तार करके तोप से उड़ा दिया गया। अन्य राज्यों की क्रांति की गूंज। राजस्थान में 1857 की क्रांति केवल मारवाड़, मेवाड़ तथा कोटा तक ही सीमित नहीं रही, अपितु इसकी गूंज राजस्थान में अन्य राज्यों में भी सुनाई दी। भरतपुर जो आगरा और मथुरा के काफी निकट है, क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद भरतपुर शहर में उत्तेजना फैल गई और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। भरतपुर के महाराजा ने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मॉरिसन को भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को यह आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर पर आक्रमण कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिए आपकी, भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर मॉरिसन। महाराजा की सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। भरतपुर की गुज्जर व मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेजों की शक्ति वहाँ के लाल किले की 4 दीवारी तक ही सीमित हो गई, तब भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। यानी जब आगरा के लाल किले तक ही अंग्रेजों की शक्ति सीमित होगी तो फिर भरतपुर की जनता को लगने लगा कि अब यानी भारत में अब ब्रिटिश सत्ता समाप्त हो जाएगी। अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी। अलवर रियासत के गांवों में गुर्जरों ने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। देखिए आप 1857 क्रांति का चित्र दे रखा है आपको। धौलपुर रियासत में गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर जो मध्य प्रदेश पड़ते के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारी के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों के साथ मिल गए, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूट मार की। उन्होंने वहाँ के राजा को घेर कर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी और धौलपुर में इन क्रांतिकारियों ने राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में राजा की अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर की व्यवस्था स्थापित नहीं हो गई। यानी धौलपुर के अंदर भी विद्रोह को दबाने के लिए पटियाला से सेना मंगाई गई थी।
जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने सलाह दी कि वे अंग्रेजों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदान ने महाराज पर अंग्रेजों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इन पत्र व्यवहार की जानकारी महाराज को मालूम हो गई, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागृह में डाल दिया। टोंक में भी नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया था। तो ध्यान रखिए आप, टोंक में किसके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था? मीर आलम खां। टोंक का नवाब अंग्रेजों के साथ था, लेकिन टोंक का नवाब जो था वो अंग्रेजों का साथ दे रहा था, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। सलुम्बर और कोठारिया का योगदान। अहुआ जोधपुर के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों सलुम्बर के रावत केसरी सिंह और कोठारिया के रावत जोत सिंह का 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा। 1857 क्रांति में अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे और मेवाड़ के सामंत में सलुम्बर के रावत केसरी सिंह थे और कोठारिया के रावत जोत सिंह थे। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये मारवाड़ के सामंतों की भांति मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध करने वाले क्रांतिकारी नेता और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी को सलुम्बर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ पे शरण दी। उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवार को भी अपने यहाँ पे आश्रय दिया, यानी खुलकर विद्रोह नहीं किया, लेकिन सलुम्बर और कोठारिया के सामंतों ने अपने यहाँ पे क्रांतिकारियों को शरण देने का कार्य किया। सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर अहुआ के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की, यानी 1857 क्रांति में उनकी सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खिलकर विरोध किया, यानी महाराणा के विरुद्ध केसरी सिंह ने खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस यानी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मेवाड़ की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई कराए। किसके विरुद्ध? रावत केसरी सिंह के विरुद्ध। किंतु महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सके। अंग्रेजों द्वारा अहुआ गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह निरी अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। तब कोठारिया के रावत जोत सिंह ने उनको गले लगाया, यानी कोठारिया के रावत जोत सिंह थे, उन्होंने कुशाल सिंह की सहायता की। उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी शरण दी। तो ध्यान रखें, कोठारिया में पेशवा नाना साहब और ठाकुर कुशाल सिंह को सहायता दी और सब प्रकार की सुख सुविधा उपलब्ध करवाई। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर और भावी परिणाम की चिंता न कर सलुम्बर व कोठारिया के रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया। ध्यान रखें, 1857 क्रांति में मेवाड़ के कौन से सामंतों ने त्याग और साहस का परिचय दिया? सलुम्बर और कोठारिया के सामंतों ने। अगस्त 1858 ईस्वी तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया, यानी विद्रोह को दबा दिया गया। नवंबर 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। तो ध्यान रखिए आप कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को कब सौंपा? नवंबर 1858 ईस्वी में। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत के सभी नरेशों के अधिकारों तथा विशेषाधिकारों को सुरक्षित रखने का आश्वासन दिया गया। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेजों के सम्मान में भव्य दावत दी गई। यद्यपि राजस्थान प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल रहा, यानी 1857 क्रांति असफल रही, परंतु विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां, वैश्य समुदाय का सहयोग लिया जाने लगा, उन्हें महत्वपूर्ण पद और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि कुछ इस तरह के कार्य होने लगे, जिससे राजपूतों का महत्व कम होता गया। राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेजों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। 1857 क्रांति के कारण राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेजों के प्रति अपनी झुकने की प्रवृत्ति का परिचय दिया। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के शासकों ने विप्लव की आंधी को रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता को सहयोग दिया। तो ध्यान रखिए आप, इन्होंने इन सभी शासकों ने अंग्रेजों का सहयोग किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह व स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करने तो आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। राजस्थान के विद्रोहियों में आपसी एकता और संपर्क का अभाव था। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में अलग अलग समय पर क्रांति होने के कारण अंग्रेजों ने विद्रोहियों से निपटने का अवसर मिल गया। राजस्थान के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में क्रांति हुई, जिसकी वजह से क्रांति को दबा दिया गया और क्रांति असफल हुई। मारवाड़, मेवाड़ और जयपुर आदि के नरेशों ने तात्या टोपे को किसी प्रकार का सहयोग नहीं दिया। राजस्थान की 18 रियासतों में संगठन और एकता का अभाव था। नेतृत्व के लिए जब मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय उन्होंने शासकों के पत्र व्यवहार संबंधी सारे कागजात ही ब्रिटिश अधिकारियों को सौंप दिए।
राजस्थान अनेक देशी रियासतों में बटा हुआ था, इस कारण उसमें क्रांतिकारियों का कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, इसमें नेतृत्व का भी सर्वथा अभाव था और क्रांतिकारियों के बीच आपस में संपर्क भी नहीं रहा। उनमें त्याग और बलिदान की भावना तो थी, किंतु उनमें न तो अंग्रेजों जैसा रणकौशल था और न ही वे अंग्रेज सैनिकों के समान प्रशिक्षित थे। यानी क्रांतिकारियों के पास न तो रणकौशल था, न ही वह प्रशिक्षित थे अंग्रेजों की तरह। इसके अतिरिक्त क्रांतिकारियों को धन और रसद और हथियारों की कमी का भी सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने अन्य क्षेत्र में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 ईस्वी तक उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर पुनः अपना नियंत्रण कर लिया। इसी कारण उन्होंने राजस्थान में हुई क्रांति का दमन करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 1857 क्रांति की असफलता के परिणाम से 1857 क्रांति के असफल होने के बाद राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई, यानी अंग्रेजों के संरक्षण में चली गई। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा की गई संधियां जारी रखी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो वे रियासती राजाओं के अधीन थे, दूसरे अंग्रेजों का उन पर भी नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप ये निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई भविष्य नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ। स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई। इस भावना का बल प्रदान करने वाले में अर्जुन लाल शेट्टी, केसरी सिंह बारहट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार कर दी। यानी 1857 की क्रांति समाप्त हो चुकी थी, लेकिन 1857 की क्रांति के कारण आने वाले समय में भावी यानी सुनियोजित क्रांति की योजना तैयार कर दी। यानी सुनियोजित क्रांति की नींव तैयार कर दी 1857 क्रांति ने। ये हमारा अध्याय समाप्त हो चुका है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आप रीट पात्रता परीक्षा 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड और 1st ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को एक बार पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जीके के लिए महत्वपूर्ण है। कैसा लगा वीडियो? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।